हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी की बुक से चैप्टर नंबर 1 जो है माता का अंचल वो पढ़ने वाले हैं। इनके लेखक है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय ने अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बचपन के लाइफ के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो अपने बचपन में किस तरह से रहा करते थे, उनके पिताजी के साथ उनका रिश्ता कैसा था, वो कैसे खेलते थे और किस तरह से मौज मस्ती करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जहाँ पर बहुत सारे लड़के मिलते हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं या लड़के आपस में मिलते हैं, वहाँ पर वो मौज मस्ती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। और जैसे कि मानो वहाँ पर जो मृदंग है, जो वाद्य यंत्र है, उससे बहुत ही अच्छी जो सुर निकल रही हो, यानी वहाँ पर हंसी मजाक और माहौल बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होता है। लेकिन जहाँ बूढ़े एक साथ रहते हैं, मतलब कि जो इनका एज हो गया होता है, और जब वो आपस में बैठे रहते हैं तो वो दुनियादारी की बातें करते हैं, खर्चों के बारे में बातें करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो लेखक का कहना है कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तो जो लेखक के पिता थे वो सुबह सुबह उठकर नहा धोकर वो पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। तो जो लेखक है वो बचपन से ही अपने पापा के साथ रहते थे, अपने पिताजी के साथ रहते थे। ठीक है, इसलिए पिता के साथ ही वो बाहर में ही बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। तो जो लेखक है वो अपने पिताजी के साथ ही सोया करते थे, इसलिए जब उनके पिताजी उठते थे तो उन्हें भी उठाते थे और साथ में नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। और जो लेखक है वो अपने माथे पर भभूत का तिलक लगा देने के लिए अपने पिताजी को बहुत जिद किया करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। तो जब वो जिद करते थे भभूत का तिलक लगाने के लिए अपने पिताजी से, तो उनके पिताजी कुछ हंसते थे और कभी झुंझलाते थे और कभी डांट कर वो उनके चौड़े लीलार का मतलब फोरहेड होता है, माथा होता है, उस पर त्रिपुंड कर देते थे। और उनके लीलार में जो भभूत थी वो बहुत ही जचती थी और सिर पर उनकी लंबी लंबी जटाएं थी। लेखक के सिर पर बहुत लंबी लंबी जटाएं थी और भभूत लगा देने से वो खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि जो लेखक है उनका नाम क्या था बचपन। वैसे तो इनका नाम क्या है, शिवपूजन सहाय, लेकिन वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि उनका नाम क्या था, असल नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। ठीक है, और उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। और जो लेखक है वो भी अपने पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहा करते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वो भी मुस्कुरा पड़ते थे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो बाबूजी है, जो लेखक के बाबूजी हैं, पिताजी हैं, वो रामायण का पाठ जब करते थे तब उनकी बगल में लेखक बैठे बैठे अपने आप को आईने में निहारा करते थे। और जब बाबूजी उनकी तरफ देखते थे तो वो शर्मा कर आईने को नीचे रख देते थे और इससे उनके पिताजी भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वो राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वो उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। तो पूजा पाठ करने के बाद उनके पिताजी राम राम लिखते और एक रामनामा बही थी उस पर 1000 राम नाम लिखकर उसे जो पाठ करने की पोथी होती है उनके साथ बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर
चल पड़ते थे। तो जो लेखक के पिताजी हैं फिर उसके बाद क्या करते थे कि 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम का नाम लिखते थे और उनको आटे की गोलियों में लपेट देते थे और गंगा की ओर चल पड़ते थे, गंगा नदी की ओर चल पड़ते थे। और जो लेखक थे वो उनके कंधों पर विराजमान होते थे, यानी कंधों पर वो उनके चढ़े रहते थे और वो वहीं अपने पिताजी के साथ जाते थे। जब वो गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे लेखक के पिताजी, तब जो लेखक है उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए जो पेड़ों की डाली होती थी उनके ऊपर लेखक को बिठाते थे और उन्हें झूलाते थे। ओके, यहाँ पर ये पिक्चर बनी हुई है कि किस तरह से वो अपने लेखक को वो किस तरह से डालों पर बिठाकर झूला झुलाया करते थे। ओके, नेक्स्ट है, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने पर बैठते थे। जब वो घर आते थे तो वो अपने पिताजी के साथ ही चौके पर खाने के लिए बैठ जाते थे। वो हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे, यानी कि उनके पिताजी जो है वो अपने ही हाथ से उन्हें लेखक को खिलाते थे। जब हम खाना खाकर अफर जाते, यानी कि जब वो खाने से कुछ ज़्यादा ही खा लेते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, यानी लेखक की जो माता है वो उनको अपने जो लेखक है उनके पिताजी से कहती थी कि वो और उन्हें खिलाए। और वो क्या कहती थी, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चों के मुंह में देते जाते हैं। इससे वो थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए, यानी कि लेखक की माता का ये कहना था कि अगर बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे तो वो ये समझता है कि वो बहुत खा लिए। ठीक है, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। वो लेखक के पिताजी से कहती हैं कि आप ढंग नहीं जानते खिलाने का, कि बच्चों को किस तरह से खिलाया जाता है। बच्चों को भर मुंह कौर, यानी कि पूरे मुंह में पूरा निवाला आना चाहिए, ऐसा खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। अब ठौर का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा है ठौर का मतलब होता है स्थान और अवसर, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि जब आप बड़े बड़े कौर खाएंगे, निवाला खाएंगे, तभी आप दुनिया में अवसर स्थान पाएंगे। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यहाँ पर लेखक की माता कहती हैं कि देखिए मैं कैसे खिलाती हूँ। जो मर्द होते हैं वो नहीं जानते कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी यानी माँ के हाथ से खाने पर और माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ये कह वह थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावट नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो उनकी माता क्या करती थी, वो दही भात को सानती थी और एक एक निवाला रखती थी, और उस हर एक निवाले हर एक कौर का नाम कुछ अलग अलग पंछियों का नाम देकर रखती थी, कुछ अलग अलग पंछियों का नाम लेती थी, जिससे कि और वो कहती थी कि ये जो कौर है जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। ठीक है, हर एक कौर का, किसी कौर का तोता, किसी कौर का मैना, किसी कौर का कबूतर, इस तरह से रखकर नाम देती थी। और वो जो लेखक होते थे वो सोचते थे कि नहीं ये उड़ जाएंगे, इसलिए वो उन्हें खा लेते थे। ओके, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चढ़ कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। जब लेखक सभी निवालों को, सभी कौर को खा लेते थे तो उनके पिताजी क्या कहते थे, उनके पिताजी कहते थे कि अब तुम राजा हो, जाओ और खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। ओके, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वो हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती
और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। तो उनकी माता क्या करती थी, वो लाख छटपटाते थे लेकिन फिर भी उनके सर पर वो कड़वा तेल सरसों का तेल वो डाल देती थी। और जब वो रोने लगते थे तो बाबूजी उनकी माता को बहुत डांटते थे, उन पर बिगड़ पड़ते थे। लेकिन वो क्या करती थी, वो तेल लगाकर और उन्हें काजल की बिंदी लगाकर उनकी चोटी गूंथती थी और उसमें कुछ रंगीन फूलदार कुछ समथिंग लट्टू बांध देती थी। और उनसे वो जो लेखक हैं वो कैसे लगते थे, कन्हैया लगते थे, ठीक है। और वो लेखक फिर उसके बाद अपने बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। नेक्स्ट है, बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। फिर वो जैसे ही बाबूजी के साथ बाहर आते थे तो देखते थे, लेखक जब देखते थे कि उनके हम उम्र जो लड़के हैं, जब वो झुंड मिल जाता था उन्हें, तो वो भी अपने साथियों को देखकर रोना भूल जाते थे और बाबूजी की गोद से उतरकर उन लड़कों के साथ, अपने हमजोलियों के साथ मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे मतलब नाटक करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। अब वो लेखक क्या कहते हैं कि तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं होते थे, तरह तरह के नाटक वो लोग क्या करते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ। चंदुआ का मतलब क्या होता है? चंदुआ का मतलब होता है छोटा सामियाना। ओके। तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे और आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। तो उनका कहना था कि वो तरह तरह से नाटक घर बनता था, उनमें वो खेलते थे और बहुत सारी चीज़ों के वो कभी लड्डू बनाते, कभी पूरी कचौरियाँ, कभी जलेबियाँ, ये सब बनाते और मिठाइयाँ सजाई जाती। और जो ठीकरे और बटखरे होते थे, ठीकरे होते थे मतलब छोटे छोटे जो कंकड़ होते थे, उनके वो लोग बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते थे और वही लोग खरीदार होते थे और वही लोग दुकानदार होते थे। नेक्स्ट है, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। अब मिठाई की दुकान से जब वो लोग खेल लेते थे उसके बाद घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। मतलब जो वेस्ट जो चीज़ें होती थी या फिर जो यूज़ करने वाली चीज़ें होती थी घर की, उन्हीं से वो लोग का कोई किसी से खंबे, किसी से किवाड़, किसी से चूल्हा चक्की और किसी से कढ़ाई बनाते थे। पानी के घी होती थी, धूल के पिसान होते थे और बालू की चीनी से वे लोग जियोनार तैयार करते थे। वही लोग जियोनार यानी लेखक और लेखक के जो साथी होते थे वो लोग जियोनार करते और वही लोगों की जियोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने का मतलब क्या होता है? जीमने का मतलब होता है भोजन करना। ओके, तो जिमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो जैसे ही उनके पिताजी, लेखक के पिताजी आते थे और भोजन के लिए बैठ जाते थे तो उनको देखकर सभी हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते थे और उनके पिताजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते थे कि कब भोज होगा भोलानाथ, यानी कब खाना मिलेगा भोलानाथ। तो ये थे आज के कुछ पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं और कोशिश होगी कि पूरी जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।